मैं वीआईपी विवेक सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, या यूं कहें कि हमारे आज के इस शानदार डीप डाइव में। आज की जो हमारी चर्चा है ना, वो बहुत ही खास होने वाली है। बिल्कुल, बहुत खास है और बहुत प्रासंगिक भी है उन सभी साथियों के लिए जो तैयारी में जी जान से जुटे हैं। हाँ, जो हमारे पास रिसर्च नोट्स हैं, पिछले सालों के प्रश्न पत्र हैं, और जो ये विस्तृत वन शॉट स्टडी गाइड है ना, वो विशेष रूप से यूपीटीटी, सुपर टीटी और सीटीटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले साथियों के लिए डिजाइन की गई है। पर्यावरण अध्ययन यानी जिसे हम ईवीएस कहते हैं, वो एक ऐसा विषय है जो ऊपर से देखने में बड़ा आसान लगता है कि अरे ये तो कर ही लेंगे। सही कहा, लेकिन जब एग्जाम हॉल में एक ही सवाल के 4 एकदम मिलते जुलते ऑप्शन सामने आते हैं ना, तो अच्छों का दिमाग चकरा जाता है। हाँ, वो प्रेशर ही अलग होता है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण से जुड़े हर उस कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करना है जो परीक्षा के टाइम पर टेंशन बढ़ाता है। इस डीप डाइव के अंत तक 1 या 2 नंबर तो एकदम पक्के हो जाने चाहिए। एकदम पक्के, और वो भी बिना रटे। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि इन वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट्स को हमारी असल जिंदगी और हमारे आसपास के माहौल से जोड़कर समझना है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस अदृश्य सुरक्षा कवच की, जिसने हम सबको चारों तरफ से घेर रखा है, हमारा वायुमंडल। इसे समझना किसी भी पर्यावरण अध्ययन की सबसे पहली सीढ़ी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वायुमंडल मतलब सिर्फ हवा का एक झोंका। हाँ, बस हवा चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। यह पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसों का एक बहुत ही जटिल और जीवन रक्षक आवरण है। मतलब एक ऐसी ढाल जो अंतरिक्ष से आने वाली, खासकर सूर्य से निकलने वाली खतरनाक यूवी या पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगर ये ढाल ना हो तो हम सब शायद जिंदा ही ना बचे। बिल्कुल नहीं बचेंगे। और अगर हम इसके गैसी प्रतिशत पर नजर डालें तो प्रकृति का बैलेंस देखकर सच में हैरानी होती है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन मौजूद है, जो लगभग 78% है। 78%, ठीक है। हाँ, इसके बाद हमारे जीवन का मुख्य आधार यानी ऑक्सीजन आती है, जो लगभग 21% है। और फिर एक ऐसी गैस का नंबर आता है जिसकी चर्चा आज सबसे ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। CO2, जिसकी मात्रा कितनी है? इसकी मात्रा है मात्र 0.036%। 0.036%। ये प्रतिशत वाला हिस्सा सच में अचंभित करने वाला है। मतलब सिर्फ 0.036%। सुनने में तो ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसा लगता है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। फिर भी इसका इफेक्ट इतना विशाल कैसे हो सकता है? हमारी स्रोत सामग्री में इस प्रभाव को समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार जार का उदाहरण दिया गया है, जिसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। जार वाला एनालॉजी बहुत सटीक है। हाँ, तो अगर हम कल्पना करें कि एक बड़ा सा कांच का जार है और उसके अंदर हमारी पृथ्वी रखी हुई है। जब सूर्य की किरणें इस जार के अंदर आती हैं, तो प्रकाश तो आसानी से अंदर आ जाता है। बिल्कुल। प्रकाश को कोई नहीं रोकता। लेकिन जब वो प्रकाश उष्मा या गर्मी में बदलकर वापस अंतरिक्ष में जाने की कोशिश करता है, तो जार का कांच यानी हमारे वायुमंडल में मौजूद ये CO2 जैसी गैसें उस गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। एकदम सही। वो गर्मी उसी वायुमंडल के अंदर फंसकर रह जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गर्मियों के दिन में अगर किसी कार के सारे शीशे बंद हो और वो तेज धूप में खड़ी हो, कुछ ही घंटों में कार के अंदर का तापमान बाहर से कहीं ज्यादा हो जाता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब भी ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द का जिक्र होता है, तो ज्यादातर लोग इसे एक नेगेटिव या विनाशकारी चीज मान लेते हैं। हाँ, हमेशा यही लगता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब कुछ बहुत बुरा हो रहा है धरती के साथ। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे कोई बीमारी है। लेकिन विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये धारणा पूरी तरह से गलत है। ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के गर्म रहने की एक बेहद जरूरी प्रक्रिया है। अच्छा, जरूरी है? हाँ, पृथ्वी पर जीवन पनपने के लिए ये नितांत आवश्यक है। जरा सोचिए, अगर हमारे वायुमंडल में ये ग्रीन हाउस गैसें बिल्कुल ना हो और सूर्य की सारी गर्मी टकराकर सीधे वापस लौट जाए तो क्या होगा? शायद बहुत ठंड हो जाएगी। बहुत ज्यादा। हमारी पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाएगा। -18? बाप रे। हाँ,
पूरी पृथ्वी बर्फ का एक जमा हुआ गोला बन जाएगी। ना पानी तरल रूप में रहेगा, ना इंसान बचेंगे, ना कोई पेड़ पौधा। इसलिए समस्या ये प्राकृतिक प्रभाव नहीं है। असली समस्या इन गैसों की मात्रा में होने वाली अत्यधिक और अप्रत्याशित वृद्धि है। ओह, मतलब जब ये कंबल बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है तो ये गर्मी को खतरनाक स्तर तक अंदर कैद करने लगता है। बिल्कुल सही पकड़े। और यहीं से शुरुआत होती है उस दूसरे और सबसे गंभीर संकट की, जिसे पूरे दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानती है। हमारे स्टडी गाइड में ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ बड़ा साफ बताया गया है। ग्रीन हाउस गैसों में निरंतर वृद्धि के कारण पृथ्वी के औसत तापमान का लगातार बढ़ना। और इसके खतरे अब सिर्फ विज्ञान की किताबों तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने आसपास क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन के रूप में इसके साक्षात परिणाम देख रहे हैं। बेमौसम बारिश हो रही है, भयंकर सूखा पड़ रहा है, और सबसे बड़ा खतरा हमारे विशाल ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना, जिससे समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। हाँ, अब एक सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी गैसें हैं जो इस ग्लोबल वार्मिंग रूपी आग में घी डालने का काम कर रही हैं। अगर हम मुख्य अपराधियों की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का नाम तो सबसे ऊपर आता है, बिना किसी शक के। ये गैस सबसे ज्यादा योगदान देती है। लेकिन रिसर्च नोट्स में जो दूसरा नाम दिया गया है ना, वो परीक्षा की तैयारी करने वाले हर साथी के लिए एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट हो सकता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां अच्छे खासे जानकार लोग भी गलती कर बैठते हैं। वो दूसरी महत्वपूर्ण गैस है मीथेन, यानी CH4। मीथेन, हाँ, लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि एक आम धारणा बनी हुई है कि पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ बड़े-बड़े कारखानों की चिमनियों या गाड़ियों के धुएं से ही होती है। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है, धान के खेत। धान के खेत मतलब चावल की खेती? बिल्कुल, धान के खेत जो आधी दुनिया के भोजन का मुख्य स्रोत है, और जो दलदली भूमि होती है ना, जिसे मार्शलैंड कहते हैं, वो मीथेन गैस के उत्सर्जन के बहुत बड़े केंद्र हैं। अरे वाह, ये तो बहुत कम लोगों को पता होगा। ये काम कैसे करता है? होता क्या है कि जब धान के खेतों में पानी भरा होता है तो पानी के नीचे मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक पदार्थों को तोड़ते हैं, और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में मीथेन गैस पैदा होती है। तो एग्जाम्स में ये सवाल बार बार घुमाकर पूछा जाता है, और अक्सर लोग सोचते हैं कि कृषि से कैसा प्रदूषण, और वो गलत ऑप्शन टिक कराते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाली दो और महत्वपूर्ण गैसों का जिक्र हमारी गाइड में है। एक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले रेफ्रिजरेटर और AC से निकलती है। फ्रिज और AC से, ठीक है। और दूसरी है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे आमतौर पर लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। ये सच पर बड़ा अजीब लगता है कि कैसे हमारी रोजमर्रा की सामान्य चीजें, जैसे हमारा खाना, हमारा फ्रिज या हमारा AC, एक इतने बड़े वैश्विक संकट का हिस्सा बन रहे हैं। हाँ, हम अनजाने में ही सही पर योगदान दे रहे हैं। और अगर हम वार्मिंग के मुख्य कारणों की बात करें, जो कि इस गाइड में बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हैं, तो तस्वीर और भी चिंताजनक हो जाती है। पहला तो औद्योगिकरण हो गया। दिन रात कारखाने हवा में जहर घोल रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है वनों की अंधाधुंध कटाई, डिफॉरेस्टेशन। हम सब जानते हैं कि पेड़ प्रकृति के वो फेफड़े हैं जो CO2 को सोखते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। जब हम उन्हें ही काट देंगे तो इस एक्स्ट्रा कार्बन को हवा से हटाएगा कौन? कोई नहीं। और फिर आता है जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल्स का अत्यधिक इस्तेमाल। कोयला, पेट्रोल, डीजल जलाना। लाखों सालों से धरती के अंदर जो कार्बन दबा था, उसे निकालकर हम सीधे हवा में छोड़ रहे हैं। संतुलन तो बिगड़ेगा ही। बिल्कुल बिगड़ेगा। इन कारणों को समझना जितना जरूरी है ना, उतना ही जरूरी है दो अलग-अलग पर्यावरणीय समस्याओं के बीच के अंतर को समझना। हाँ, एग्जाम में ही बहुत फंसाता है। हाँ, परीक्षा के दबाव में अक्सर परीक्षार्थी ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन क्षरण यानी ओजोन डिप्लीशन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, पर ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। अच्छा, तो मुख्य अंतर क्या है? देखिए, जहां ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के तापमान के बढ़ने से जुड़ी है, वहीं ओजोन क्षरण उस सुरक्षा कवच के टूटने से जुड़ा है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। हमारी स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से CFC गैसेस जिम्मेदार हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ, और जब ये जीवन रक्षक ढाल कमजोर पड़ने लगती है तो उसकी मोटाई को मापना बेहद जरूरी हो जाता है। और यहीं पर परीक्षाओं के दृष्टिकोण से एक बहुत ही ब्रह्मास्त्र तथ्य सामने आता है।
ओजोन परत की मोटाई को मापने की इकाई क्या है? वो है डॉप्सन यूनिट। बिल्कुल, डॉप्सन यूनिट। ये एक ऐसा नाम है जो हर एग्जाम देने वाले के दिमाग में छपा होना चाहिए। डॉप्सन यूनिट, इसे तो एकदम मंत्र की तरह रट लेना चाहिए। और ओजोन में जो छिद्र या छेद हुआ है ना, उसके बारे में भी नोट्स में एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। हाँ, वो एंटार्क्टिका वाला पॉइंट। बिल्कुल, ये छिद्र किसी औद्योगिक शहर या बहुत घनी आबादी वाले देश के ऊपर नहीं है, बल्कि ये एंटार्क्टिका यानी दक्षिणी ध्रुव के ऊपर सबसे बड़ा है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? बहुत अजीब। मतलब जहाँ प्रदूषण सबसे ज्यादा है, वहाँ छह तनावों का एंटार्क्टिका के ऊपर क्यों है? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें, तो एंटार्क्टिका के ऊपर इस छिद्र का होना सिर्फ एक साधारण भौगोलिक घटना नहीं है। ये हमारे पूरे ग्रह के सुरक्षा तंत्र पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। वो कैसे? होता क्या है कि एंटार्क्टिका की विशेष जलवायु और वहां के अत्यधिक कम तापमान के कारण CFC गैसों को ओजोन को तोड़ने के लिए एकदम अनुकूल माहौल मिल जाता है, एक तरह से परफेक्ट कंडीशन। अच्छा, तो ठंड की वजह से वो रिएक्शन तेज हो जाता है। हाँ, और जब ओजोन परत पतली होती है या उसमें छिद्र होता है, तो सूर्य से आने वाली सबसे खतरनाक किरणें, जिन्हें UVC कहा जाता है, वो सीधे पृथ्वी की सतह तक पहुंचने लगती हैं। UVC किरणें? हाँ, और ये बहुत शक्तिशाली होती हैं। ये इंसानों में त्वचा के कैंसर से लेकर मोतियाबिंद तक का कारण बन सकती हैं। और सिर्फ इंसान नहीं, समुद्री जीवों और वनस्पतियों के DNA तक को नष्ट कर सकती हैं। बाप रे, DNA तक को नष्ट कर सकती हैं? सच में ये स्थिति की गंभीरता को बहुत गहराई से दर्शाता है। ओजोन का संरक्षण सिर्फ पर्यावरण का टॉपिक नहीं, ये तो जीवन बचाने की लड़ाई है। बिल्कुल। और देखिए, ये प्रदूषण सिर्फ आसमान या हमारी सेहत को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि जमीन पर खड़ी हमारी ऐतिहासिक धरोहरें भी इसकी चपेट में आ रही हैं। आप अम्लीय वर्षा की बात कर रहे हैं ना? हाँ, स्रोत सामग्री का अगला हिस्सा अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन पर ही केंद्रित है। ये बहुत दिलचस्प लेकिन उतना ही विनाशकारी विषय है। जब हम अम्लीय वर्षा की बात करते हैं, तो इसके लिए मुख्य रूप से दो गैसों को जिम्मेदार माना गया है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2। SO2 और NO2। मुझे याद है, नोट्स में एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण दिया गया है, जिसे देखकर कोई भी इसे आसानी से समझ सकता है। आगरा के ताजमहल का पीला पड़ना। ये बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है ना? कभी दूधिया सफेद संगमरमर से चमकने वाला हमारा ताजमहल अब धीरे धीरे अपनी चमक खो रहा है और पीला हो रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण यही SO2 गैस के कारण होने वाली अम्लीय वर्षा है। इस पूरी प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में इमारतों का क्षरण या स्टोन कैंसर कहा गया है। स्टोन कैंसर, ये शब्द अपने आप में कितना डरावना है। बहुत डरावना है, लेकिन स्टोन कैंसर शब्द का इस्तेमाल वास्तव में बहुत सटीक है। जिस तरह से कैंसर इंसान के शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, ठीक उसी तरह ये अम्लीय वर्षा हमारी प्राचीन खूबसूरत इमारतों के पत्थरों को धीरे धीरे गला रही है। ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है? जब कारखानों और वाहनों से निकलने वाली SO2 और NO2 गैसें वायुमंडल में ऊपर जाती हैं, तो वे वहां मौजूद नमी और बादलों के साथ रासायनिक प्रक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन करती हैं। पानी के साथ मिलकर? राइट, हाँ। इसके परिणाम स्वरूप सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है, और जब बारिश होती है तो ये पानी नहीं बल्कि हल्का एसिड आसमान से गिरता है। ओहो! और जब ये सल्फ्यूरिक एसिड ताजमहल के कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर पर गिरता है, तो पत्थर कटने लगता है और पीला पड़ जाता है। ये प्रदूषण का एक बहुत ही साक्षात प्रमाण है कि हमारी हवा में कितना जहर घुल चुका है। एक एक बात कितनी गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब अगर हम पर्यावरण के इस व्यापक परिदृश्य से वापस अपनी परीक्षा की सटीक रणनीति की ओर मुड़ें, तो स्टडी गाइड का अगला खंड पूरी तरह से एग्जाम बुलेट पॉइंट्स पर केंद्रित है। ये वो हिस्सा है जहां से सीधे सीधे नंबर बटोरे जा सकते हैं। एकदम सीधे नंबर। इसमें सबसे पहले दो बहुत ही आम ईंधनों के बीच का वैज्ञानिक अंतर स्पष्ट किया गया है, CNG और LPG। CNG का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका मुख्य घटक मीथेन है और इसे एक स्वच्छ ईंधन की श्रेणी में रखा गया है। हाँ, क्योंकि जब इसे जलाया जाता है तो ये बहुत ही कम मात्रा में हानिकारक गैसें छोड़ता है। बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर है LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका इस्तेमाल हम हर घर की रसोई में खाना पकाने के लिए करते हैं।
इसका मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का मिश्रण होता है। एलपीजी के संदर्भ में ना एक ऐसी रासायनिक जानकारी नोट्स में दी गई है जो परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी हर किसी को पता होनी चाहिए। वो गंध वाली बात। हाँ, हम सब ने अपने घरों में कभी ना कभी गैस सिलेंडर लीक होने पर एक अजीब सी, बहुत ही तीखी गंध महसूस की होगी। बहुत तेज बदबू आती है, बिल्कुल। आमतौर पर लोगों को लगता है कि ये गैस की अपनी गंध है, लेकिन हकीकत ये है कि प्रोपेन और ब्यूटेन जो एलपीजी के मुख्य घटक है, उनकी अपनी कोई गंध नहीं होती। कोई गंध नहीं होती? वे पूरी तरह से गंधहीन गैसें हैं। अब सोचिए, अगर घर में एक गंधहीन और अत्यधिक ज्वलनशील गैस लीक हो जाए तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पता ही नहीं चलेगा कि गैस लीक हो रही है। बिल्कुल। इसी खतरे को टालने और गैस रिसाव का तुरंत पता लगाने के लिए सिलेंडर में गैस भरते समय जानबूझकर एक रसायन मिलाया जाता है। जानबूझकर मिलाते हैं? हाँ, इस रसायन का नाम है इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन। जब भी कोई इस तीखी गंध को सूंघता है ना, तो असल में वो इथाइल मरकैप्टन को सूंघ रहा होता है। विज्ञान का ये एक ऐसा आविष्कार है जिसने लाखों जानें बचाई हैं। इथाइल मरकैप्टन। ये तथ्य तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि कैसे एक छोटी सी रासायनिक मिलावट इतने बड़े हादसों को रोक रही है। बिल्कुल। इसी कड़ी में हमारी स्रोत सामग्री कुछ और रैपिड फायर तथ्य प्रस्तुत करती है जो सीधे परीक्षा के पिछले प्रश्न पत्रों से उठा के रखे गए हैं। एक एक करके इन्हें देखते हैं। चलिए। पहला है, वृक्षों और झाड़ियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी, एकदम सही। इसके बाद एक बहुत ही बुनियादी लेकिन हमेशा पूछा जाने वाला तथ्य है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सीधा सा उत्तर है 5 जून। 5 जून, ये तो सबको याद होना ही चाहिए। लेकिन इसके पीछे का इतिहास भी जानना जरूरी है। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए जो सबसे पहली और बड़ी पहल हुई थी वो था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, यानी फर्स्ट अर्थ समिट। ये ऐतिहासिक सम्मेलन 1992 यानी 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में दुनिया भर के देशों का एक साथ आना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। इन तथ्यों के साथ साथ एक और नाम है जो अक्सर ईवीएस के प्रश्न पत्रों में देखने को मिलता है। हम सभी पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं ना। इकोसिस्टम तो आम बोलचाल का हिस्सा बन गया है, लेकिन ये शब्द हमेशा से डिक्शनरी में नहीं था। इस वन शॉट गाइड के अनुसार 1935 में एजी टॉन्सले नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। एजी टॉन्सले 1935 नहीं घड़ा था, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया को ये देखने का एक नया नजरिया दिया था कि कैसे एक जगह के पौधे, जानवर, मौसम और मिट्टी ये सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल। अब अगर हम स्रोत में दिए गए पिछले वर्षों के प्रश्नों यानी PYQs का विश्लेषण करें तो ये देखना बहुत दिलचस्प है कि परीक्षा सेट करने वाले कैसे परीक्षार्थियों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। जैसे कि एक प्रश्न बार बार घूम कर आता है, निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन यानी ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है? इसके ऑप्शंस अक्सर जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण के रूप में दिए जाते हैं। और लोग सोचते हैं कि शायद हर तरह का प्रदूषण मिलकर ग्लोबल वार्मिंग करता है। हाँ, लेकिन स्पष्ट उत्तर वायु प्रदूषण है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग मुख्य रूप से हवा में मौजूद CO2 की वृद्धि के कारण हो रही है। और एक और फेवरेट सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है? इसमें तो ऑप्शंस भी बहुत ट्रिकी होते हैं। हाँ, विकल्पों में मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दे दिए जाते हैं। हमने अभी जार वाले उदाहरण में बहुत गहराई से समझा था कि इसका सही उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड है। मीथेन महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे अधिक जिम्मेदारी CO2 की ही है। इन PYQs का पैटर्न देखकर एक बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि रटने की विद्या एक सीमा के बाद काम नहीं आती। बिल्कुल नहीं आती है। अगर आपके मूल कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, जैसे अगर आपको पता है कि ओजोन की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का इस्तेमाल होता है, अम्लीय वर्षा ताजमहल को SO2 के कारण पीला कर रही है और धान के खेतों से मीथेन निकल रही हैं, तो कोई भी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता। सही बात है। परीक्षक अक्सर ऑप्शंस में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक साथ रखकर कंफ्यूजन पैदा करते हैं। लेकिन अब हमारे सुनने वालों के लिए तस्वीर एकदम साफ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। और यही इस पूरे गहन विश्लेषण का सबसे बड़ा उद्देश्य भी है।
जो भी साथी इस वक्त हमारी इस चर्चा को सुन रहे हैं और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी में दिन रात एक कर रहे हैं, उनके लिए ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि ये जानकारी केवल परीक्षा का कट ऑफ पार करने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारे आसपास हो रहे उन भारी और खतरनाक पर्यावरणीय बदलावों को गहराई से समझने के लिए है, जो हमारे वर्तमान और आने वाले भविष्य दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। भविष्य में जो भी शिक्षक बनेंगे, उनके लिए ये समझना और भी जरूरी है, क्योंकि यही वास्तविक समझ वे अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे। एकदम सही बात कही आपने। स्रोत सामग्री के अंत में एक बहुत ही प्रेरणादायक सफलता का मंत्र दिया गया है। पहला मंत्र है, मंजिल अब दूर नहीं। अगर अवधारणाओं को इतनी गहराई और स्पष्टता के साथ समझा जाए तो सफलता निश्चित है। और दूसरा मंत्र क्या है? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है, रिविजन इज की, यानी रिविजन ही कुंजी है। इन ब्रह्मास्त्र तथ्यों को सिर्फ एक बार सुन लेना या पढ़ लेना काफी नहीं है। इन्हें बार बार दोहराना और दिमाग में पक्का करना जरूरी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हमने इस पूरी चर्चा में देखा कि कैसे मानव निर्मित कारणों से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कैसे विशाल ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पूरी पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। लेकिन एक विचार जो इस पूरी स्रोत सामग्री से बहुत आगे जाकर सोचने पर मजबूर करता है, वो ये है कि जब ये हजारों लाखों सालों से बर्फ में जमे हुए विशालकाय ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल जाएंगे, तो क्या होगा? समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, और क्या सिर्फ समुद्र का जलस्तर बढ़ना ही एकमात्र खतरा है, या फिर उन गहरी बर्फ की परतों के नीचे दबी हुई प्राचीन गैसें और शायद ऐसे सूक्ष्म जीव या वायरस जो सहस्त्राब्दियों से सोए हुए हैं, वो वापस वायुमंडल में आ जाएंगे? ओहो, ये तो सोचा ही नहीं। अगर ऐसा होता है तो क्या वे मानवता के सामने एक बिल्कुल नई और अप्रत्याशित चुनौती खड़ी कर देंगे, जिसके लिए हम शायद बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं? ये अब केवल विज्ञान कथाओं का विषय नहीं रह गया है, बल्कि आज के वैज्ञानिकों के लिए चिंता का एक बहुत ही वास्तविक और गंभीर विषय है। सच में? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सबको स्वयं रिसर्च करनी चाहिए, ताकि पर्यावरण संरक्षण के असली महत्व को और गहराई से महसूस किया जा सके। ये सच में एक ऐसा विचार है जो रोंगटे खड़े कर देता है। ये हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि प्रकृति के साथ इंसानों का रिश्ता कितना नाजुक है। पर्यावरण को बचाना सिर्फ परीक्षा का एक विषय पास करना नहीं है, ये हमारे अपने वजूद को बचाने की लड़ाई है। बिल्कुल सही। खैर, आज के इस विस्तृत और गहन विश्लेषण में हमने वायुमंडल के प्रतिशत से लेकर ग्लोबल वार्मिंग के छिपे हुए कारणों, ओजोन क्षरण के खतरों, अम्लीय वर्षा के प्रभावों और परीक्षा के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मास्त्र तथ्यों तक का एक लंबा सफर तय किया है। और मुझे उम्मीद है कि सबको बहुत मजा आया होगा। हाँ, चाहे वो यूपी टीईटी हो, सुपर टीईटी हो या सीटीईटी, के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट। रिवीजन मजबूत रहे और सफलता कदम चूमे। आज के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए, गहराई में उतरते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।